अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4। हम आज इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर का नाम क्या है? कंप्यूटेशनल थिंकिंग। क्या नाम है? कंप्यूटेशनल थिंकिंग चैप्टर का नाम है हमारे पास। क्वेश्चन है, डिफाइन अ कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंट इन मॉडर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे सबसे पहले उसने से एक डेफिनेशन पूछी है इसकी कंप्यूटेशनल थिंकिंग की। फिर उसके बाद उसको मतलब कि एक्सप्लेन करेंगे इसकी सिग्निफिकेंस को कि हमारे मॉडर्न जो इरा चल रहा है उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में इसका क्या किरदार है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा देखते हैं कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग है क्या। ठीक है, तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है ये कह लें कि ऐसा तरीका है या एक ऐसी सोच है जिसमें हम किसी बड़े और मुश्किल मसले को मंतकी और मुनज़्ज़म तरीके से समझते हैं। ठीक है, इसे छोटे हिस्से में तलाश करते हैं। इसको क्या करते हैं? छोटे हिस्सों में तलाश करते हैं। इसमें ज़रूरी जो मालूमात होती है ना, सॉरी गैर ज़रूरी जो मालूमात होती है उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और इसके क्या कर लेते हैं? पार्ट्स बना देते हैं। ठीक है, ये देखें, इसके फर्दर जो है वो हम कंपोनेंट्स बना देते हैं जिससे हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा एक एक ऐसे मसले का हल है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम स्कूल जाते हैं। ठीक है, घर से हमने स्कूल जाना है, हम क्या सोचेंगे? सबसे पहले घर से निकलना है, फिर बस स्टॉप तक जाना है, फिर बस लेनी है। ठीक है, फिर स्कूल के करीब उतरना है। तो ये जो सारे स्टेप हैं स्कूल तक पहुंचने के, इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्व करने के, जो हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे जितने भी स्टेप्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहलाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले कंप्यूटेशनल थिंकिंग है क्या। इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस दैट यूजेस डिफरेंट स्किल्स एंड टेक्निक्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो क्या होता है, हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रॉब्लम में क्या करते हैं? हमारे पास जो कह रहे हैं कि डिफरेंट स्किल्स का यूज करते हैं हम और प्रॉब्लम को करते हैं सॉल्व। कैसे करते हैं? हम टेक्निक्स का यूज करते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को क्या किया जाता है? सॉल्व किया जाता है। क्लियर है? द सोल्यूशन इज प्रेजेंटेड इन अ फॉर्म दैट कैन बी इजीली अंडरस्टैंड बाय अ कंप्यूटर, सॉरी अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर, अ ह्यूमन और अ बोथ। जो सोल्यूशन है वो इस तरह प्रेजेंट किया जाता है कि उसको इजीली अंडरस्टूड कर सके, कंप्यूटर अंडरस्टूड कर सके और ह्यूमन कर सके। ठीक है, इंसान भी समझ सके उसको, उसका जो कहने के प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और कंप्यूटर भी। दिस अप्रोच इज नॉट लिमिटेड टू कंप्यूटर साइंस। ये जो अप्रोच है ये लिमिटेड नहीं है कंप्यूटर साइंस के लिए ही सिर्फ। इट कैन बी यूज इन मैनी फील्ड लाइक मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बिजनेस एंड इवन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम इन डेली लाइफ। हम ये नहीं कह सकते कि जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है वो सिर्फ कंप्यूटर में ही होती है। ठीक है, यह कहना है कि कंप्यूटर साइंस में ही इसका होता है, लागू होता है। इसका डिफरेंट फील्ड्स में होता है, जैसे कि मैथ्स में है, बायोलॉजी में है, बिजनेस में है, इवन के जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग होती हैं डेली लाइफ में, उसमें भी कंप्यूटेशनल थिंकिंग का कह लेंगे एक अमल दरामद है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं। एक की कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग के डीकम्पोजिशन है सबसे पहले, उसके बाद है पैटर्न रिकॉग्निशन, उसके बाद एब्स्ट्रक्शन, एल्गोरिथम डिजाइन। तो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि चार जो कंपोनेंट्स हैं, इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं, इसको फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं? अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा ये देखें कि हमें कंप्यूटेशनल थिंकिंग की ज़रूरत पेश क्यों आई। तो हमारे जो डेली लाइफ में जितनी भी हमारे कह लें कि कंप्यूटर का इस्तेमाल है, या एजुकेशन है, हॉस्पिटल्स हैं, बैंकिंग है, इंटरनेट है, अब यहाँ पे हमारे पास एक बड़ी तादाद में कह लें कि डाटा आता है। ठीक है, उसको हैंडल करना, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो किस तरह करते हैं, हम हमें वो कौन सिखाता है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना? तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है वो हमें सिखाती है। ठीक है, क्लियर है? हम जो बड़े मसाइल हैं उनको छोटो पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और उनको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट है बेटा, सबसे पहले हमारे पास डिकम्पोजिशन है, पैटर्न रिकॉग्निशन है, अब्स्ट्रक्शन है, एल्गोरिथम डिज़ाइन है। इन सारे जो कंपोनेंट्स हैं इनको यूज़ करते हुए हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है बेटा,
सिग्निफिकेंस ऑफ अ कंप्यूटेशनल थिंकिंग के कंप्यूटेशनल थिंकिंग की सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसकी अहमियत क्या है, इन अदर वर्ड्स हम इसकी इम्पोर्टेंस कह सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग हेल्प यूजर टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन अ लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है कि कोई भी यूज़र जो है उसकी क्या है कि हेल्प होती है किसी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो वो क्या करता है लॉजिकल और स्ट्रक्चर्ड मैनर से उसको सॉल्व करता है, ठीक है। इट प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग बाय ब्रेकिंग लार्ज प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल पार्ट्स। ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है कि क्रिटिकल जो थिंकिंग है उसको ब्रेक किया जाता है लार्ज प्रॉब्लम को इनटू स्मॉल प्रॉब्लम एंड मोर मैनेजेबल पार्ट्स, ताकि हमारा कहने के एक मोर मैनेजेबल पार्ट्स में वो जब छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उन डाटा को मैनेज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्लियर है बेटा। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये है कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स डाटा होता है, जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, यूज़र क्या करता है अपने लॉजिकल जो होते हैं अपने आइडियाज़ कह रहे हैं कि वो लगाता है लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू और स्ट्रक्चर्ड मैनर के थ्रू उनको कह रहे हैं कि पार्ट्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर उसको इट प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग बाय ब्रेकिंग लार्ज प्रॉब्लम, उसको कह रहे हैं कि जो लार्ज प्रॉब्लम होता है उसको स्मॉलर प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे हमारा कहने के मोर मैनेजेबल पार्ट्स बन जाते हैं। क्लियर है। द प्रॉब्लम बिकेम ईजियर टू एनालाइज एंड सोल्व, तो इस तरह प्रॉब्लम्स को हल करना एक बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा इम्प्रूव क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस। तो यहाँ पे हमारी कह लें कि इम्प्रूव होती है हमारी कंप्यूटेशनल जो थिंकिंग है, हमारी हेल्प करती है न्यू डिज़ाइन में, ठीक है, न्यू सॉल्यूशंस में एंड इम्प्रूव एग्जिस्टिंग सिस्टम। जो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा होता है, पहले से मौजूद होता है, उसको कह लें कि एक इम्प्रूव करने में हमारी बड़ी हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी जो कह लें कि सलाहियत को बढ़ाना, ठीक है, उसकी कह लें कि परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाए, ज़रूरत के बढ़ने के साथ ही उसकी जो सलाहियत है वो बढ़ जाए। कंप्यूटेशनल थिंकिंग अलाउ स्केलेबिलिटी, ये स्केलेबिलिटी को अलाउ करता है। इट मीन्स दैट सोल्यूशन डेवलप्ड यूजिंग द कंप्यूटेशनल थिंकिंग, इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी जो सोल्यूशन है डेवलप किया गया है यूजिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग, जो हमने कंप्यूटेशनल थिंकिंग को यूज़ करते हुए एक सोल्यूशन बनाया है, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं टू लार्जर और मोर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। जो हमारे पास जो लार्ज और मोर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होंगे उन पर हम क्या कर सकते हैं, उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास कहना है कि स्केलेबिलिटी की एक एग्जांपल ये है, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फर्ज करें कि हमारी एक ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट है, उस पर अगर 100 यूज़र जो है वो कह रहे हैं कि शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो 100 यूज़र से बढ़ के 1000 यूज़र या कह लें कि 5000 यूज़र तक पहुंच जाए, तो हमारी जो वेबसाइट है अगर वो क्रैश ना करे तो वो हमारी क्या कहलाएगी, स्केलेबल कहलाएगी, ठीक है। उसकी जो कहना कि स्केलेबिलिटी वो जो होगी वो बढ़ जाएगी। अगर वही हमारी वेबसाइट जो है वो क्रैश कर जाएगी तो हम क्या कह सकेंगे, हमारी जो स्केलेबिलिटी है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, वीक हो गई है। क्लियर है। तो नेक्स्ट बेटा ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनेबल्स द क्रिएशन ऑफ एल्गोरिथम दैट कैन ऑटोमेट रेपिटेटिव टास्क। ये हमें ऑटोमेशन की कह लें कि एक फैसिलिटी देती है, जिससे हम क्रिएशन कर सकते हैं, एल्गोरिथम की क्रिएशन कर सकते हैं। हम ऑटोमेट जो टास्क होते हैं और रेपिटेटिव टास्क होते हैं उनको कह लें कि क्रिएट कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं। इट सेव्स टाइम्स एंड रिड्यूस एरर, जिससे हमारा टाइम भी बच सकता है और एरर के चांसेस भी कम से कम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा प्रोटेक्शन। Cybersecurity experts use computational thinking to develop encryption algorithms and detection system to secure the network. तो बेटा क्या है, साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट यूज़ करते हैं एक कंप्यूटेशनल थिंकिंग को। जो साइबर सिक्योरिटी में लोग जो है वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग का जो मेथड है उसको यूज़ करते हैं और डेवलप करते हैं इनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स एंड डिटेक्शन सिस्टम टू सिक्योर द नेटवर्क को। अपने नेटवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं,
कंप्यूटेशनल थिंकिंग का यूज करते हैं, ठीक है। दिस सिस्टम कैन आइडेंटिफाई साइबर थ्रेट्स यूजिंग पैटर्न रिकॉग्निशन। तो इस तरह कहना कि साइबर जो थ्रेट्स हैं उनसे वो बच सकते हैं, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो थ्रेट्स उन पर साइबर थ्रेट्स अटैक करते हैं उनसे क्या कर सकते हैं, ये बच सकते हैं यूजिंग पैटर्न रिकॉग्निशन। जो पैटर्न रिकॉग्निशन का कह लें कि एक मेथड है, उसके ज़रिए वो अपने साइबर थ्रेट से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमने जो इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग है उसको यहाँ पर डिस्कस किया है कि कह लें कि हमारी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूव क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस। इसको इम्प्रूव करता है हमारी क्रिएटिविटी को, हमारी जो कह लें कि एक जो पैदावार की सलाहियत होती है उसको इम्प्रूव करता है, हमारी स्केलेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। हम कह लें कि वो इस काबिल बनाता है कि हमारी जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है वो इस काबिल हमारे सिस्टम को बनाती है कि जिससे कि वो उसकी जो सलाहियत है वो और ज़्यादा बढ़ सके, वो उसका सिस्टम जो है वो क्रैश ना कर सके। ऑटोमेशन का ये हमें कह लें कि एक देती है, एक फैसिलिटी देती है, ठीक है, जिसमें हम एल्गोरिथम को क्रिएट कर सकते हैं जिससे हमारा टाइम बच सकता है और एरर भी रिड्यूस एरर को करती है। नेक्स्ट है हमारे पास 5th नंबर पे साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा प्रोटेक्शन। हमें ये साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड मतलब साइबर सिक्योरिटी को क्या करती है, ये एक डाटा प्रोटेक्शन के तौर पर उसमें कह लें कि एक अहम किरदार अदा करती है। जो साइबर थ्रेट्स हैं उनसे कह लें कि बचा जा सकता है, एक नेटवर्क में रहते हुए अपने नेटवर्क को सिक्योर बनाया जा सकता है। क्लियर है? और डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ डिकम्पोजिशन। तो ये एक कंपोनेंट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग का, जो सबसे फर्स्ट पे हमने डिस्कस किया था। डिकम्पोजिशन का कंपोनेंट था, उसके बाद पैटर्न रिकॉग्निशन था, लेकिन यहाँ पे अभी हम डिकम्पोजिशन को यहाँ पे हम करेंगे, डिस्कस करेंगे कि इसके कंसेप्ट क्या है डिकम्पोजिशन का इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग में। तो डिकम्पोजिशन बेटा क्या होता है? डिकम्पोजिशन का मतलब बेसिकली होता है किसी भी चीज़ की तोड़ फोड़ करना, ठीक है, उसको ब्रेक करना, उसके कह लें कि पार्ट्स बना देना, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉलर पार्ट्स और अ सब प्रॉब्लम। डिकम्पोजिशन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम स्मॉलर पार्ट्स और सब प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। दिस स्मॉलर पार्ट्स आर सॉल्व सेपरेटली। हम क्या करते हैं, जो स्मॉलर पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करते हैं सेपरेटली, ठीक है। हर एक पार्ट जब हमने कह लें कि एक हमारे पास प्रॉब्लम है, देखिए हमारे पास बिग प्रॉब्लम है, हम उसके उसके ऐसे पहले 2 पार्ट्स बनाएंगे, स्मॉलर प्रॉब्लम बनाएंगे, फिर फर्दर इसके 2 पार्ट्स बना लेंगे, फिर नेक्स्ट फर्दर इसके करेंगे 4 पार्ट्स बना लेंगे। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन का मतलब ये है कि फर्दर हम इनको पार्ट्स में कन्वर्ट करते जाते हैं, जिससे हमारा जो प्रॉब्लम है, बिग प्रॉब्लम जो है वो क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं इजीली दिस वे। इस तरह इस वे से हमारा जो कह लें कि एक बड़े प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व किया जा सकता है। इट इज़ ईजियर टू फोकस ऑन वन स्मॉलर पार्ट एट अ टाइम इंस्टेड ऑफ द होल प्रॉब्लम। इस तरह ये बहुत ज़्यादा कह लें कि ईजी होगा, कह लें कि एक फोकस करना है एक स्मॉल पार्ट पर। बेसिकली जब हम किसी भी चीज़ को पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है, बजाय इसके कि हम किसी बड़ी चीज़ को कह लें कि सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम उसको पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो जब पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो पार्ट्स हैं हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी कह लें कि ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। जैसे कि बिग प्रॉब्लम है उसको हमने 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया, फिर फर्दर उसको 2 पार्ट्स बना लिए, फिर इसी तरह हमने उसके कह लें कि मज़ीद जो है वो उनको पार्ट्स में कन्वर्ट किया। तो इस तरह प्रॉब्लम को जो है हमने एक पार्ट्स में कन्वर्ट करके हमने क्या किया, उसको सॉल्व किया। क्लियर है? तो बेटा नेक्स्ट हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे हम कह लें कि एक बर्ड हाउस जो है वो बना रहे हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ बर्ड हाउस कैन बी डिकम्पोज एज फॉलो। हम डिकम्पोज करेंगे एक बर्ड हाउस को, किस तरह करेंगे, डिज़ाइन द बर्ड हाउस, ठीक है। सबसे पहले डिज़ाइन करेंगे बर्ड हाउस को कि हमने किस तरह उसको डिज़ाइन करना है, ठीक है।
डिसाइड द साइज, उसके साइज को डिसाइड करेंगे। शेप एंड डिज़ाइन ऑफ द बर्ड हाउस, स्केच अ प्लान एंड नोट मेजरमेंट्स। हम मेजरमेंट्स को यहाँ पे नोट कर लेंगे कि हमें उसका क्या साइज चाहिए, उसकी क्या शेप चाहिए बर्ड हाउस की, ठीक है। उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, एक स्केच बना लेंगे, ठीक है। हम अपने माइंड में एक स्केच बना लेंगे, तो वो उस स्केच के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपना कहना कि वो जो हाउस है उसको स्टार्ट करेंगे बनाना, ठीक है। तो बात करने का मतलब ये है बेटा यहाँ पे कि हम जब किसी भी चीज़ को पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो हमारा कह लें कि प्रॉब्लम जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाता है। क्लियर है। तो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास गैदर मटेरियल। तो गैदर मटेरियल में बेटा क्या होता है कि हम मटेरियल को गैदर करेंगे, ठीक है। जब हम एक बर्ड हाउस बना रहे हैं तो हमें उसके लिए मटेरियल की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। मेक अ लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल, हमें कोई भी जो मटेरियल यूज़ होगा वो जो रिक्वायर होगा उसमें वुड यूज़ होगी, इसके नेल यूज़ होंगे, कह लें कि एक पेंट यूज़ होगा और टूल लाइक यूज़ होगा, हैमर है एंड सा। तो यहाँ पे कह लें कि हम जब एक बर्ड हाउस बनाएंगे उसके लिए हमें उसके अकॉर्डिंग जो मटेरियल्स चाहिए होगा हम उसको क्या करेंगे, वो बनाएंगे पहले, ठीक है। वो हमें रिक्वायर होगा, उसकी लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो जब लिस्ट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो वुड है, कट द वुड, वुड को कट करेंगे, ठीक है। उसका बर्ड हाउस बनाने के लिए वुड को कट करेंगे। मेयर एंड कट वुड इनटू रिक्वायर्ड शेप्स बेस्ड ऑन डिज़ाइन, जो हमने डिज़ाइन सोचा होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वुड को कट करेंगे, ठीक है, और उसको रिक्वायर्ड शेप देंगे। क्लियर है। असेंबल द पीसीज, और जो उसके पीसीज होंगे उसको हम असेंबल करेंगे। पुट द वुड पीसीज टुगेदर, बिल्ड द स्ट्रक्चर बाय फॉलोइंग द प्लान। हमने जो प्लान बनाया हुआ था कि हमने जो वुड के पीसीज हैं उसको किस तरह इकट्ठा करना है, किस तरह बिल्ड करना है, उनका एक स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम उसको क्या करेंगे, असेंबल करेंगे उसको पीसीज को, और उसको फॉलो करते हुए जो हमने प्लान बनाया था उसको फॉलो करते हुए, ठीक है। पेंट एंड डेकोरेट, हम एंड पे उसको पेंट कर देंगे, डेकोरेट कर देंगे बर्ड हाउस को, और उसमें डेकोरेशंस जो होती हैं वो ऐड करेंगी ताकि अट्रैक्ट कर सके वो बर्ड्स को, ठीक है। इंस्टॉल द बर्ड हाउस, हम जो वो बर्ड हाउस हमने बनाया होगा हम क्या करेंगे, जो हमने लोकेशन उसकी सोची होगी वहाँ पे उसको क्या करेंगे, हम सेट कर देंगे, ठीक है, जो बर्ड हाउस, ताकि जो बर्ड्स हैं उसको यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे हम इसकी कह लें कि डायग्राम देखें, हम एक बर्ड हाउस जो है उसको बिल्ड कर रहे हैं, हमारी किस तरह हेल्प होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें नीड टू रिसर्च द साइज होल्स एंड फॉर डिफरेंट बर्ड्स, हमें ज़रूरत ये पेश आएगी कि हम रिसर्च करेंगे कि हमें जो डिफरेंट बर्ड्स हैं उनके जो होल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, सही, उनके साइज़ डिफरेंट होते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम टूल्स का यूज़ करेंगे जो हमें चाहिए होंगे, ठीक है। वहाँ पे फिर हम मटेरियल का यूज़ करेंगे, जो मटेरियल वहाँ पे यूज़ होगा। फिर हम टाइम लगाएंगे, टाइम टू डू इट व्हेन स्टार्ट, जब हम उसको स्टार्ट करेंगे। वेर इट पुट्स हिम अटैच इट, हम फिर उसको जहाँ पे हमने हमने उसकी लोकेशन सेट की होगी वहाँ पे उसको सेट कर देंगे, ठीक है। फिनिश हमारा प्लान हो जाएगा, ठीक है। इस तरह जो हमारा जो पूरा का पूरा जो प्लान है वो फिनिश हो जाएगा। बात करने का मकसद बेटा यहाँ पे ये है, हम कोई भी हमारा कह लें कोई काम है, जब हम उसको स्टेप्स में कन्वर्ट कर लेते हैं ना तो उसका कह लें कि उसको करना जो है वो आसान हो जाता है, ठीक है, बजाय इसके कि हम पूरे को लेकर चलें। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल देखी है कि बर्ड हाउस की, इसी तरह जो हमारे कह लें कि डेली लाइफ में हम शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं तो बेटा सबसे पहले हम लिस्ट बनाते हैं कि हमने क्या चीज़ लेनी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्लान अगर हम चलेंगे तो हमारा कह लें कि जो वर्क है वो ज़्यादा आसानी से हो सकता है। तो नेक्स्ट बेटा हम पैटर्न रिकॉग्निशन को देखेंगे कि वो क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पैटर्न रिकॉग्निशन को देखेंगे कि पैटर्न रिकॉग्निशन क्या है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये क्या चीज़ है, ठीक है। हाउ डज आइडेंटिफाई पैटर्न्स हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग है उनको पैटर्न जो है वो किस तरह आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। तो बेटा आज हम यहाँ पे जो पैटर्न रिकॉग्निशन है उसको देखेंगे कि वो किस तरह हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारी किस तरह मदद करता है, ठीक है। तो पैटर्न रिकॉग्निशन बेसिकली पता क्या चीज़ होती है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे हमारे पास चीज़ों की रेपिटेशन हो, जब कह लें कि एक चीज़ बार बार आ रही हो, ठीक है, उसको दोहराया जा रहा हो बार बार को,
उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन का यूज़ करते हैं। इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का मतलब होता है एक जैसी चीज़ों का बार बार आना। तो ये क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है सिमिलरिटीज़ को और पैटर्न को अमंग एंड विद इन अ प्रॉब्लम। ठीक है, इनके दरमियान जो भी कोई प्रॉब्लम्स होते हैं उनको क्या करता है, सॉल्व करता है। इट इज़ अ की एस्पेक्ट ऑफ अ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ये की एस्पेक्ट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग का। पैटर्न रिकॉग्निशन अलाउ द यूजर टू क्रिएट अ जनरलाइज्ड एंड एफिशिएंट सॉल्यूशन। पैटर्न रिकॉग्निशन क्या करता है, ये यूजर्स को अलाउ करता है कि एक जनरलाइज्ड यानी कि क्रिएट किया जाए, ठीक है, जिससे हमारा एफिशिएंट सॉल्यूशन जो है हमारे सामने आया, दैट कैन बी अप्लाई टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स। इसको क्या किया जाएगा, सॉल्व अप्लाई किया जाएगा। हम किसको अप्लाई करेंगे, पैटर्न रिकॉग्निशन को अप्लाई करेंगे बेटा। तो हमारी जो सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, पैटर्न रिकॉग्निशन किसके लिए इस्तेमाल होता है, जो हमारे पास सिमिलरिटीज़ होती हैं उनको दूर करने के लिए हम पैटर्न्स का यूज़ करते हैं, ताकि हमारी जो एक बार बार जो चीज़ दोहराई जा रही है, रिपीट की जा रही है, ताकि हम उसको, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा हम एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास क्या है, सपोज अ स्टूडेंट ऑलवेज फॉरगेट होमवर्क ऑन मंडे। एक स्टूडेंट है वो हमेशा अपना जो होमवर्क करना जो है वो भूल जाता है मंडे को। अब क्या किया जाएगा, दिस पैटर्न कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रॉब्लम सॉल्व कैन बी सॉल्व बाय सेटिंग अ रिमाइंडर एवरी संडे। हम यहाँ पे कहने के जो पैटर्न है वो रिकॉग्नाइज करेगा प्रॉब्लम को, ठीक है, उसको सोल्व किया जाएगा कैसे, बाय सेटिंग अ रिमाइंडर। हम रिमाइंडर लगाएंगे, उसको रिमाइंडर रिमाइंडर देंगे एवरी संडे, हर संडे को। हम उस बच्चे को एवरी संडे जो है उसको याद दिलाया जाएगा कि आपका जो है बेटा होमवर्क जो है वो लाजमी किया जाए। ठीक है, तो इस तरह इट कैन हेल्प द स्टूडेंट टू कंप्लीट होमवर्क ऑन टाइम। तो इस तरह कहना है कि एक स्टूडेंट की जो है वो हेल्प हो जाएगी होमवर्क को कंप्लीट करने की ऑन टाइम, वक्त पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल थी, एक ऐसा स्टूडेंट है जो हर मंडे को जो है उसका होमवर्क जो है वो नहीं होता, वो क्या करता है, भूल जाता है। ठीक है, उसको याद दिलाने के लिए हम क्या करेंगे, पैटर्न रिकॉग्नाइज करेंगे, हम प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह करेंगे, हम उसको रिमाइंडर करवाएंगे। ठीक है, हम उसको याद करवाएंगे संडे को, हर संडे को, कि बेटा आपका होमवर्क करने वाला है, आप होमवर्क जो है वो अपना कंप्लीट करें। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, one mathematical example of pattern recognition is observing how the area of a square increase as its side's length grows। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है मैथ्स की, जिसमें हम पैटर्न रिकॉग्निशन का करेंगे, यूज़ करेंगे, जिसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह हम एरिया, एक जो एरिया है उसका, एक स्क्वायर है वो किस तरह इंक्रीज होता है। ठीक है, एज इट्स साइड लेंथ ग्रो, और इसकी जो लेंथ की साइड्स हैं वो किस तरह ग्रो करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा, जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, एरिया जो होता है, ये देखिए एरिया इक्वल होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, किसके इक्वल होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड के इक्वल होगा। तो हमारे पास एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा कह रहे हैं कि नंबर मल्टीप्लाई नंबर। ठीक है, कोई भी हमारे पास नंबर आ जाएगा। फर्ज करें ये देखिए हमारे पास अगर नंबर मल्टीप्लाई नंबर है तो ये क्या आ जाएगा, n की पावर 2। इसी तरह अगर हमारे पास एरिया की जो साइड्स हैं वो कितनी हैं, अगर वो 3 है तो हम यहाँ पे करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो कह रहे हैं कि साइड जो है हमने उनको रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, साइड लेंथ 1 क्या है, ये देखिए 1 है एरिया। अगर हमें हम इसको 2 टाइम करेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 को 1 के साथ तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। सम ऑफ ऑड नंबर, यहाँ पे ऑड नंबर का हम सम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए 1 जो है वो क्या है, वो कह रहे हैं कि अपने आप पे ही तकसीम हो रहा है, तो ये 1 1 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा 2, अगर हम 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, हम ये उन्होंने पहले ऊपर क्या है, सम ऑफ ऑड नंबर, हमने ऑड नंबर का सम लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + 3, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, तो ये क्या बन गया, 4 बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा 3 को हम अगर 2 टाइम राइट करें, ठीक है, तो 9 आएगा। 9 को हम इस तरह राइट कर सकते हैं, बात बनती है 9 ही है, लेकिन करना क्या है, हमने
उन हिंसों को इस तरह राइट करना है कि वो ऑड नंबर बन जाए, ठीक है, सॉरी ऑड नंबर हो। हम यहाँ पे कह लेंगे अगर यहाँ पे 1 की बजाय कह लेंगे 4 + 5 भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमारे पास कंडीशन क्या है, सम ऑफ ऑड नंबर्स। हमने यहाँ पे ऑड नंबर्स को लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है 4। 4 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 16 आता है। इसी तरह अगर हम इनको प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा, 16 आएगा। किस तरह प्लस करना है, हमने सिर्फ ऑड नंबर्स को ही राइट करना है, ठीक है। हमने 16 के ऑड नंबर्स को राइट करना है कि वो ऐसे राइट करना है कि उनको प्लस करने से क्या बने, 16 बने, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास 5। अगर हम 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 25 आता है, ठीक है। तो अगर इसमें हम 9 को ऐड कर दें, इनसे वही बाकी सारी हैं, अगर इसको हमने 9 इसमें ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, 25 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए आपको नज़र आ रहा है 2 इनसे छोड़ के हम जो है वो ओड नंबर को ऐड करते जाएंगे तो तभी हमारे पास यही बनेगा। देखिए पहले 3 था, फिर 2 इनसे छोड़े 5 बन गया, फिर 2 छोड़े 7, फिर 9, ठीक है, फिर 11, 13। तो सो इस तरह हमारे पास कह लें कि 7 तक जो हमारे पास एरिया ऑफ लेंथ है, जो इसकी साइड्स नंबर ऑफ साइड्स हैं, उनको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके प्लस करके और नंबर ऑफ ओड्स में शो किया है, ठीक है। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, अगर हमारे पास कह लें कि नंबर की पार्ट 2 है, फॉलोज अ पैटर्न वेयर अ स्क्वायर ऑफ ईच स्क्वायर इज द सम ऑफ द फर्स्ट और नंबर। यहाँ पे हमारे पास कह लें कि अगर ये स्क्वायर है, ठीक है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर है, वो किसको पैटर्न को फॉलो करेगा, वो इस पैटर्न को फॉलो करेगा, ठीक है। ईच स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट नंबर ऑड नंबर। यहाँ पे हमारे पास कहने के जो सम आएंगे वो किस में आएंगे, ऑड नंबर्स में आएंगे। ये देखें हमने ऑड नंबर्स में इनको राइट किया है। फॉर एग्जांपल द एरिया ऑफ स्क्वायर विद द साइड लेंथ, अगर हमारे पास साइड लेंथ 3 है तो उसका जो हम 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो उसका एरिया क्या बनेगा, 9 बनेगा। हमने इसको किस तरह राइट करना है, इस तरह राइट करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसको ऑड नंबर्स में ही राइट किया है। तो बेटा ये हमारे पास कहना है कि पैटर्न रिकॉग्निशन है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 3 की पार्ट 2 हो तो हम इसको इस तरह राइट करेंगे। दिस पैटर्न कंटिन्यू फॉर ऑल स्क्वायर एंड कैन बी क्विकली कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे अगर हम ये पैटर्न को कंटिन्यूस यूज़ करें फॉर ऑल स्क्वायर्स के लिए तो हमारा क्या लेंगे, क्विकली कैलकुलेट हो सकता है सारा का एरिया और स्क्वायर विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के बगैर, ठीक है। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे साइड है, ये देखिए 1 2 3 से 7 तक साइड्स हैं, एरिया का क्या है। अब एरिया को हम 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 3 को 9, 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 25, इस तरह 36 और इस तरह 49। तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास अगर हम 3 को यहाँ पे ऐड करें, ठीक है, यहाँ पे हम 3 को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 4 बनता है। देखिए हमने 1 में अगर हम 3 को ऐड किया तो 4 बना, अगर हम 4 में 5 को ऐड करेंगे तो क्या बना, 9 बन गया, ये भी ऑड नंबर है। 9 में अगर 7 को ऐड करें 16 बनेगा, इस तरह 9 में 16 में 9 को ऐड करेंगे 25 बनेगा, 25 में हम 11 को ऐड करेंगे 36 बनेगा, 36 में हम 13 को ऐड करेंगे क्या बनेगा, 49। तो बेटा यहाँ पे हमने एक पैटर्न जो है रिकॉग्निशन उसको देखा है कि हम जो ये हमारे पास मेथड है एरिया को कैलकुलेट करने का वो कुछ इस तरह है। हम साइड्स को लिख लेंगे, उनके एरियाज को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो उनका सम ऑफ है वो ओड नंबर में राइट करेंगे, ठीक है। उनका सम इस तरह राइट करेंगे कि हम ओड नंबर्स का यूज़ करके उनको सम को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट बेटा हम इसके आइडेंटिफाई कर लेते हैं पैटर्न इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे पैटर्न्स में। आइडेंटिफाई पैटर्न इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। स्पीड अप प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है कि स्पीड अप से हमारे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती हैं। एंड एग्जिस्टिंग सोल्यूशन कैन बी रीयूज्ड इफ अ प्रॉब्लम फॉलो द सिमिलर पैटर्न। हम ये देखिए हमने वो कह रहे हैं कि हम उसी जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसको ही रीयूज कर लेंगे, तो हमने ऐसे ही किया है। हमने फर्दर उसमें एक जो डिजिट ऐड किया और हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता गया, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है
हम प्रोसेस है हम उसको ही कह रहे हैं कि नेक्स्ट सॉल्व करते जाएं, तो इससे हमारा टाइम जो सेव हो जाएगा, हमारी एफर्ट भी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। प्रेडिक्शंस एंड फोरकास्टिंग, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न इन डाटा कैन हेल्प टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स एंड बिहेवियर। प्रेडिक्शन होती है हमारी फ्यूचर में होने वाली कोई भी कह लेंगे अमकानात, ठीक है। कुछ ऐसे अमकानात होते हैं जिनको हम कह लें कि प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारा आने वाले फ्यूचर में हमारे क्या ट्रेंड्स होंगे और क्या बिहेवियर्स होंगे, ठीक है। दैट इज यूजफुल इन द फील्ड लाइक फाइनेंस, वेदर फोरकास्टिंग एंड मार्केट एनालिसिस इन टू मेक इफेक्टिव डिसीजन। तो यहाँ पे कह लेंगे हमारे पास जो एक पैटर्न रिकॉग्निशन का है, एक कह लेंगे मेथड है कंप्यूटेशनल थिंकिंग में, वो क्या करता है कि हमारी फाइनेंस की फील्ड में, हमारी वेदर फोरकास्टिंग में, हमारी मार्केट एनालिसिस में हमारा करेंगे एक इफेक्टिव डिसीजन के तौर पर क्या करता है, काम करता है, ठीक है। रीयूजबिलिटी, पैटर्न कैन बी रीयूज्ड इन डिफरेंट प्रॉब्लम और सिस्टम। हम पैटर्न को रीयूज कर सकते हैं ताकि हमारा जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। इट हेल्प्स टू मेक मोर जनरलाइज सोल्यूशन दैट कैन बी यूज्ड सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं, ये हमारी मदद करता है कि हम जो मोर जनरलाइज सोल्यूशन है उनको सिमिलर प्रॉब्लम से क्या करें, सॉल्व कर सकें, ठीक है। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, पैटर्न कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट एरर्स एंड करेक्ट देम। पैटर्न क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं और डिटेक्ट करते हैं एरर्स को, एंड करेक्ट देम टू, और करेक्ट करते हैं टू इंश्योर दैट सोल्यूशन इज आर रिलायबल, तो सोल्यूशन जो है वो रिलायबल हो। इसका जो चौथा पैटर्न है वो क्या है, एरर को डिटेक्ट करना और करेक्शन करना, ठीक है। हमारे पास कोई भी पैटर्न हम यूज़ कर रहे हैं उसमें डिटेक्ट किया जाता है एरर को कि हमारे पास एरर क्या है और उसकी कैसे करेक्शन की जाएगी, और उसको सोल्यूशन उसके को इंश्योर किया जाता है, उसको मोर रिलायबल बनाया जाता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमने एक कंप्यूटेशनल थिंकिंग को पहले देखा, फिर हमने उसके डिकम्पोजिशन मेथड को देखा, ठीक है। उसके बाद हमने पैटर्न रिकॉग्निशन को देखा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग के टू जो कंपोनेंट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो बेटा आपने कोई भी आपको बात समझ ना आए तो आपने मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करनी है और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, ठीक है।